चलिए इस वीडियो में हम सब मिलकर क्या करते हैं, रेलवे के साइंस रिवीजन करते हैं, क्योंकि हम सब पढ़ चुके हैं। हम अब खुद से एनसीईआरटी ये जो है एनसीईआरटी नोट्स है और खुद से पढ़कर एनसीईआरटी नोट्स बनाए हैं। तो हम सब इसमें क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो ये जो है ये केमिस्ट्री है, और जैसे क्लास 10th का ख़त्म होगा तो उसके बाद क्लास 9th का केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं, हम एक सारा सब्जेक्ट को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स के बाद बायोलॉजी को भी करेंगे। तो एक एक चैप्टर सबका करेंगे। तो केमिस्ट्री में जैसे स्टार्ट की केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे तो केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा 9th। तो उसके बाद एक रोज़ में तीनों सब्जेक्ट करेंगे, परंतु सबका 10th से स्टार्ट करके और 9th तक जाएंगे। तो चलते हैं। तो पहला है लोहा का तवा अथवा तसला अथवा किलो को आर्द्र वायु में खुला छोड़ देना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकाना कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। शरीर में भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद सांस लेना भी कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ये आप सब अपना एनसीईआरटी बुक से जो ना लाइन टू लाइन मैच कर सकते हैं, कोई इसमें एक भी लाइन छूटा हुआ नहीं है। मैं खुद ही रेलवे के स्टूडेंट हूँ। तो चलिए उसके नीचे है मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाना, वायु की उपस्थिति में जलाने श्वेत लौह निकलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा गया है। मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कैसन लौह निकलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा निकलता है, श्वेत लौह निकलता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये MgO को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। चलिए उसके बाद है एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जब हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा दानेदार जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। और ये क्वेश्चन नहीं पूछता है क्या इससे क्या निकलता है। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक के साथ दानेदार जिंक के साथ मिलाते हैं तो जिंक क्लोराइड तो बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निष्कासन होता है। ये निष्कासन वाला पूछता है कि क्या निकलता है। उसके बाद दानेदार जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या निकलता है, ये पूछता है। क्या बनता है ये नहीं, क्या निकलता है ये पूछता है। तो जब दानेदार जिंक के साथ H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं मिलाते हैं तो क्या निकलता है, क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, निकलता है। चलिए अब ये जो है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया की सूचना कैसा प्राप्त होता है। तो सूचना में जो है ना हमें अवस्था में परिवर्तन ये भी पता चलता है, साथ ही साथ उसके रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है, और गैस का निष्कासन या उत्सर्जन भी होता है। साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रिया में यह सूचना मिलता है कि ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में जो है ना जैसे कि दाएं साइड में उत्पाद बनता है और बाएं साइड में क्या होता है, अभिकारक होता है। जबकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दाएं साइड में क्या बनता है। तो ये जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें एक एरो होता है, ये जो है ये एरो है। तो एरो के इस साइड क्या बनता है, उत्पाद, और उस बाएं साइड क्या बनता है, अभिकारक। ये दोनों क्वेश्चन पूछा है, दाएं में क्या बनता है, उत्पाद, और बाएं में क्या बनता है, अभिकारक। कई अभिकारकों मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। अब आता है कि ये भी क्वेश्चन पूछा है ये साइंस से कि क्या इसमें प्लस का यूज होता है, क्या इसमें माइनस का यूज होता है, क्या इसमें गुना के चिन्ह होता है, क्या डिवाइड का। तो ना ही इसमें माइनस का चिन्ह का यूज होता है, ना ही मल्टीपल का, ना ही डिवाइड का। सिर्फ किस साइन का प्रयोग होता है, रासायनिक अभिक्रिया में प्लस साइन का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, माइनस कहीं पर भी नहीं होता है। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अभिकार अतीत, एरो बोलते हैं या तीर बोलते हैं। तीर के दाएं ओर क्या होता है, उत्पाद होता है, और बाएं ओर क्या होता है, अभिकारक होता है। चलिए उसके बाद आता है रासायनिक
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन कराने के लिए जिसमें द्रव्यमान का ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। बस ये याद रख लीजिएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को क्या करना है? पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है क्या है कि ना तो हम द्रव्यमान को उत्पन्न करते हैं ना ही द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं। तो आप सब अपना एनसीईआरटी को एक बार रीड भी कर लीजिएगा और एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन मैच भी कर सकते हैं। चलिए दूसरा पेज पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता। चलिए उसके बाद जब आप अगले पेज उल्टाइएगा या वो उसी पेज अगले पेज पर जाइएगा तो वहाँ मिलेगा आप सबको कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली की रासायनिक समीकरण उसी को बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को बोलते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें द्रव्यमान बराबर नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। बस इसमें यही पूछा गया असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? तो कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा गया है। उसके बाद आता है जब हम आयरन में जल मिलाते हैं, ये यहाँ पर H2O जो है ना, ये जल के रूप में नहीं है, ये भाप के रूप में है। जब हम आयरन में भाप को मिलाते हैं, H2O को मिलाते हैं, तो यहाँ बनता है आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड जो है ना, ये लोहा पर जो जंग लगता है वो जो है, जब हम किसी भी लोहा को खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जो है ना भाप के साथ मतलब वातावरण में जो भाप होता है उससे अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं। जंग का फार्मूला क्या होता है? Fe3O4 और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी बनता है। अब बताइए कि हम जो अपने, क्योंकि आप सब पढ़ लिए होंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं, सोचे तो आप सबके लिए भी थोड़ा बहुत बना लेते वीडियो। चलिए अब बताइए कि हम एनसीईआरटी में लिखा गया हम जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो किस मेथड से करते हैं? मेथड तो ढेर सारा होता है, परंतु एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है, हिट एंड ट्रायल विधि से हम क्या करते हैं? कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अब बताइए कि रासायनिक समीकरण में जो है ना, कहीं पे आप देखे होंगे G लिखा रहता है, कहीं पे L लिखा रहता है, कहीं पे AQ लिखा रहता है, कहीं पे S लिखा रहता है। G का मतलब हो गया गैस, द्रव का L का मतलब हो गया द्रव्य और AQ का मतलब हो गया जलीय चीज़। उसके बाद S का मतलब हो गया सॉलिड। S का मतलब क्या हो गया? सॉलिड या ठोस हो गया। अब आते कि कभी कभी आप सब देखे होंगे कि तीर के ऊपर में कुछ लिखा रहता है, उसमें हो सकता है वो दाब हो या ताप हो या उत्प्रेरक हो। को तीर के ऊपर में हम क्या करते हैं? जब कोई रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं तो तीर के ऊपर में जो रहता है या तो दाब होगा या तो ताप हो गया या कोई उत्प्रेरक होगा। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिए, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO के साथ, CO क्या है? एक गैस है। जब ये एग्जाम में पूछा गया है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम H2S हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं, साथ ही साथ इसको 340 ATM दाब पर, जब ये ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहाँ से मापते हैं? एट द सी लेवल से, या क्या समुद्री लेवल से क्या करते हैं? इसको मापते हैं। तो तब बनता क्या है? तो बनता है मिथाइल अल्कोहल। ये भी एग्जाम में पूछा है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे और 40, ये एग्जाम में एक बार ये पूछा गया कितना ATM पर इसको हम मिलाते हैं, तो 340 ATM पर। और इसके साथ बनता क्या? जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो बनता क्या है? मिथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3OH। क्या होता है? CH3OH। और ये किस रूप में होता है? तो द्रव अवस्था में होता है। ये मिथाइल अल्कोहल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो ये याद रखिएगा, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिथाइल अल्कोहल बनेगा। मिथाइल अल्कोहल का रूप कैसा होगा? लिक्विड में होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्य रूप बोलते हैं। और यहाँ 340 ATM पर इसको क्या कहते हैं? दाब दिया जाता है। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कहाँ से मापा जाता है? सी लेवल से मापा
जाता है। चलिए उसके बाद है जब हम सी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड को, ये पूछा गया एग्जाम में, कितना अणु कार्बन डाइऑक्साइड, कितना अणु जल को मिलाते हैं तो ग्लूकोज बनता है। जब हम 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड को, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड को और 12 अणु जल को मिलाते हैं, कब? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। कब मिलाते हैं? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब मिलाते हैं तो बनता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6। साथ ही साथ इसके साथ बनता क्या है? 6 अणु ऑक्सीजन। क्या बनता है? 6 अणु ऑक्सीजन बनता है, 6 अणु ऑक्सीजन बनता है और 6 अणु जल बनता है। ये सब याद रखिएगा क्योंकि इस एग्जाम में पूछता है। जब हम 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड को 12 अणु जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। और साथ ही साथ इसके साथ बनता क्या है? इसके साथ बनता है 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल। अब बताइए कि जब हम सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में क्लोरोफिल को मिलाते हैं, इसमें अपवाद चीज़ बनता है क्योंकि पेड़ पौधे को, क्योंकि ये हो गया पेड़ पौधे में होगा, क्लोरोफिल के साथ हो रहा है तो पेड़ पौधे में होगा, ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन बना पेड़ पौधे के लिए कोई उपयोगी चीज़ नहीं। तो इस अभिक्रिया में अवशिष्ट क्या बनता है, ये भी एग्जाम में पूछेगा। अवशिष्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। कितना अणु ऑक्सीजन अवशिष्ट बनता है? 6 अणु ऑक्सीजन क्या बनता है? अवशिष्ट बनता है। अब बताइए कि कुछ फार्मूला लिख लिया है, उसको एक बार देख लीजिए। जैसे कि चीनी का, जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12O22 और H12 फार्मूला होता है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। C12O22 H12 मतलब C12O22 H12, इसको बोलते हैं सुक्रोज का फार्मूला। ये बुक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा लिखे होंगे। हाँ ठीक, चलिए उसके बाद ये नीचे वाला है आपके बुक में। जब हम हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? जब हाइड्रोजन में हम क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, HCl बनेगा। उसके बाद है जब हम बेरियम क्लोराइड में एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है। जब बेरियम क्लोराइड में एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं, अब आते कि ये फार्मूला भी देख लीजिए। जब बेरियम क्लोराइड में एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं तब बनता क्या है? बेरियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। जबकि एल्युमिनियम सल्फेट एक अघुलनशील पदार्थ है। क्या है? अघुलनशील पदार्थ है और इसका रंग कैसा होता है? श्वेत रंग होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग होता है और ये एक अवक्षेप है। हम इसको बोल सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, जो हम आगे बताएंगे। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जब बेरियम क्लोराइड के साथ एल्युमिनियम सल्फेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता क्या है? बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम सल्फेट कैसा होता है? अघुलनशील होता है और ये अवक्षेप होता है। अघुलनशील जो घुलेगा नहीं तो हम उसको क्या बोलते हैं? अवक्षेप। ये किस कलर का बनता है? कलर पूछा गया है कि ये श्वेत रंग का बनता है और इसके साथ क्या बनता है? एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। उसके बाद चलिए नीचे में है, जब सोडियम के साथ जल मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और यहाँ पे एकलता क्या है ये पूछा जाता है। जब सोडियम के साथ जल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ साथ एकलता क्या है? जल एकलता है। तो चलिए उसके बाद है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ नीचे में है विक्रिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाते हैं तो क्या बनता है? NaCl और H2O। NaCl क्या है? इसी को हम बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण बोलते हैं। उसके बाद है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये जो नीचे में जब जल को बेरियम क्लोराइड के साथ और उसमें सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये एग्जाम में पूछा गया। तो जब हम जल में बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे और सोडियम सल्फेट मिलाएंगे तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा, साथ ही साथ बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। तो आप सब इसको पोज करके भी क्या करिएगा? नोट्स बना लीजिएगा, या नोट्स होगा तो उसको तो अच्छा वाली बात है क्योंकि ये NCERT है। तो ऐसा नहीं कि आप सब नहीं पढ़े होंगे तो हम अपना खुद का भी रिवीजन कर लेते हैं और आप सबका भी हो जाएगा। थोड़ा सा सेटिंग करते हैं।
चलिए, अब संयोजन अभिक्रिया है। जितना एनसीईआरटी में हम उतना ही पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो आप बुक से थोड़ा बहुत किसी दूसरा बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे में साइंस में जो है ना एनसीईआरटी 90% पूछता है, 1-2% कुछ पूछ लेता है। तो ये है संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन बताएंगे, डेफिनेशन नहीं बताएंगे, फिर भी हम समझा देंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जब हम दो अभिकारकों को, पीछे हम बता चुके अभिकारक बाएं तरफ होते, जब हम दो अभिकारकों को मिलाकर एक उत्पाद बने, जब दो अभिकारकों को मिलाकर कितना उत्पाद बने, एक उत्पाद बने, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा एनसीईआरटी में है। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिलाते हैं, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। साथ ही जब ये बनता है, इसके साथ उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। जिस समय उष्मा निकलता है हम उष्मा, उसको क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी भी बोलते हैं, आगे हम बताएंगे। तो इस अभिक्रिया को वो हम उष्माक्षेपी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो, परंतु ये एग्जाम में नहीं पूछता है इसको क्या बोलते हैं। ये बोला जाता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम जल मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। परंतु ये नहीं पूछता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। यह दीवार की सफ़ेदी करने में क्या होता है, काम होता है। जब हम दीवार को क्या करते हैं, चूना लाकर और पानी मिलाकर, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम सब अपने भाषा में चूना बोलते हैं। हम अपने घर को पोताई भी करते हैं। पोताई मतलब होता है कि मार्केट से चूना लाइए, उसमें ये पानी मिला दीजिए, तो जब हम इस पर करते हैं तो इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्योंकि हम थोड़ा आप याद रखने के लिए, मान लीजिए H2O वैसे जल है, तो किसी चीज़ में मिलाएंगे तो बुझ जाएगा, तो बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं। इसका काम कहाँ होता है, दीवार की सफ़ेदी करने में। दीवार मतलब होता है कि मिट्टी के घर जो होता है ना, उसको पेंट उंट करने में, या दीवार जो भी आप समझना चाहते समझ सकते, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आता है कि बुझा हुआ चूना हो गया। तो बिन बुझा हुआ चूना कौन होगा, जो हम मार्केट से लाते सूखा वाला, तो इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बिन बुझा हुआ चूना। ये अभिक्रिया कैसन होता है, ये एग्जाम में पूछा था। अभिक्रिया कैसन होता है, तीव्र अभिक्रिया होता है। तीव्र अभिक्रिया होने के कारण से जो है ना, यहाँ से क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। चलिए, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते नहीं, एक्चुअली आगे बताते हैं, एक बार पहले उसे समझा लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और साथ ही साथ जल भी बनता है। अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है ना संगमरमर कहते हैं, और ये कब बनता है, 2-3 दिन बाद बनता है। ये धीमी अभिक्रिया। अब चलिए ये पूरी हम समझाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ एक ही टाइप में है। जब जैसे कि हम मार्केट से चूना लाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसी को हम बुझा हुआ चूना बोल देते हैं। उसमें हम पानी मिलाकर हम सब क्या करते हैं, अपने दीवार पर पेंट करते हैं। तो पेंट करते हैं तो वो बन जाता, पानी मिला दिए तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो उसको हम बोल देते हैं बुझा हुआ चूना। हम इसको दीवार हो या अपने मिट्टी वाले घर वाले को पेंट करने में काम करते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब दीवार पर हम लगाते हैं उस टाइम उतना निखार इसमें नहीं आता। ये धीरे धीरे वातावरण में, ये जो लिखा है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये 2-3 रोज़ के बाद, आप सब जब पेंट करते होंगे तो 2-3 रोज़ बाद जो है ना आपका दीवार चमक आता होगा। तो यही लिखा है कि 2-3 दिन बाद क्या होता है ये, और ये होता है धीमी, इसलिए लिखा गया कि 1-2 रोज़ में नहीं हो, 2-3 रोज़ में हो रहा है, क्योंकि तुरंत हो नहीं रहा। जैसे कि इसमें मिलाएगा तुरंत इसमें उसमें आएगा, तो 2-3 रोज़ बाद क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जैसे कि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का एक चैप्टर किसका, बायोलॉजी सब बड़ा बड़ा होता है, तो बायोलॉजी का आधा भी कर लेंगे, फिजिक्स का
आधा, मान के चलिए आप केमिस्ट्री स्टार्ट केमिस्ट्री कर लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी कर लें, क्योंकि एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी पूछता है, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन तो लगेगा नहीं, तो जितना दिन लगे करते हैं। एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा, जिससे आप सबको भी आसानी रहेगा। तो चलिए आगे। कोयला का दहन, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कोयला का दहन कौन सी अभिक्रिया है? तो संयोजी अभिक्रिया है। कोयला का दहन क्या है? संयोजी अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में पूछ देते हैं, जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। साथ ही साथ चलिए, जल का निर्माण कौन सा अभिक्रिया है? ये पूछता है। जल का निर्माण संयोजी अभिक्रिया है। चलिए, जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है। ये H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय फॉर्म में होता है। अब बताए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसको अभिक्रिया करवाने के बाद ऊष्मा उससे क्या हो? इकले, ऊष्मा उससे क्या हो? इकले, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। या ऊष्मा का उत्पन्न हम शॉर्ट में लिखे हैं, बहुत शॉर्ट में, तो ये भी बोल सकते हैं। नहीं तो आप सब नोट बनाइएगा, तो हम जो बोलते हैं उससे बना लीजिए, या आप सबका नोट खुद से भी होगा। चलिए, यहाँ है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस हम बोलते हैं मीथेन को। क्या बोलते हैं? मीथेन को। जब हम मीथेन को जलाते हैं, या प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कभी कभी संयोजी अभिक्रिया भी नहीं, संयोजी नहीं, वियोजी अभिक्रिया के रूप में भी काम कर लेता है। ये संयोजी अभिक्रिया, उतना नहीं आपको याद करना, ये याद करना है प्राकृतिक गैस का दहन कौन सा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम मीथेन के साथ जल मिलाते हैं, जब मीथेन के साथ हम जब मीथेन के साथ हम ऑक्सीजन मिलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनता है, और ऊष्मा यहाँ से निकलता है। तो ये एग्जाम में पूछेगा, जब प्राकृतिक गैस को हम जलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? बनता है। ये एग्जाम में पूछा गया। जब ऐसे ये मीथेन देख नहीं पूछा अभी तक, ये पूछा है प्राकृतिक गैस को जब हम जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो कौन सा गैस बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। चलिए, उसके बाद जैसे श्वसन की क्रिया, ये भी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। श्वसन की अभिक्रिया क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। चलिए, यहाँ से श्वसन अभिक्रिया से जो है ना, ये नंबर वैसे डल गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हम C6H12O6, ये है क्या? श्वसन है। ये इसको जब हम श्वसन अभिक्रिया जब बाइफरकेट होता है तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल बनता है। तो हम सब को श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड तो कोई ज़रूरत पड़ता नहीं, तो ये पूछा जाता है कि श्वसन अभिक्रिया में क्या अवशिष्ट बनता है? तो क्या अवशिष्ट बनता है? 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनता है? अवशिष्ट बनता है। कभी एग्जाम में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड पूछ देगा, नहीं तो ये भी पूछता है कितना अणु कार्बन डाइऑक्साइड अवशिष्ट बनता है। उसके बाद शाक सब्जियों या वनस्पति का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये भी कैसे अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद आते हैं वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम कोई एक रसायन को हम तोड़कर 2 या 2 से अधिक बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या अवघटन अभिक्रिया। जब ऐसा होता है तो किसी चीज़ को तोड़ने के लिए जो है ना, हमको ऊष्मा देना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल देते हैं। तोड़ते हैं तो वियोजन या अवघटन बोल देंगे, और तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट को, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, जब हम फेरस सल्फेट को ऊष्मा देकर तोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड बनता है, जबकि इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये एग्जाम में पूछा गया, ये नहीं पूछा गया। तो ये बोलता है कि जब फेरस सल्फेट को हम ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या कौन सा गैस बनता है? ये एग्जाम में पूछा गया। तो कौन सा गैस बनता है? फेरस सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब बताइए कि इस अभिक्रिया से गंध निकलता है। इस अभिक्रिया से कैसे क्या निकलता है? गंध निकलता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया। चलिए, इसी का थोड़ा सा यहाँ पर लिए गया है, कुछ देख लीजिए। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट कौन सा गैस निकलता है। जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्या सब बनता है? रियल मायने में यहाँ तो शॉर्ट में लिखा है, परंतु यहाँ लिखा गया, जब यहाँ बनता है फेरस
सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं फिर सल्फेट और 7 अणु जल बनता है। क्या बनता है? 7 अणु जल बनता है। का अभिक्रिया जब हम का अभिक्रिया जल त्याग देता है। ये अभिक्रिया जो होता है इसमें क्या होता है, ये जल को त्याग देता है और ये बनाता है। जल त्यागने के बाद क्या बनाता है? ये बनाता है और क्रिस्टलीय जल का रंग बदल जाता है। यहाँ पे क्रिस्टलीय जो जल होता है उसका रंग बदल जाता है, उतना इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। क्या बनता है? और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? या तो चूना सीधे बोल दें, या इसको बिना बुझा हुआ चूना, क्योंकि इसमें जल नहीं है, और या सीमेंट के निर्माण, ये कहाँ पर होता है इसका यूज? सीमेंट के निर्माण में भी काम होता है। चलिए, ये नीचे वाला एग्जाम में पूछा गया है। ये जो बोल रहे हैं ये नीचे वाला एग्जाम में पूछा गया। ये पूछा गया जब हम लेड नाइट्रेट को, इसको क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अब यहाँ से देखिए क्या सब कुछ पूछा गया क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, ये पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि ये क्या बनता है नहीं बनता, सिर्फ ये पूछा गया लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है। और एक ये भी पूछा गया किस रंग का गैस होता है। तो लेड नाइट्रेट गैस बनता है और साथ ही साथ लेड नाइट्रेट जो है ना, ये किस रंग का होता है? भूरा रंग का धुआं निकलता है। ये भूरा रंग का होता है और ये धुआं के रूप में निकलता है। जब इसको हम गर्म करेंगे, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या होगा? निकलेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रंग कैसा होगा? भूरा रंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक। अब कंप्लीट होने वाला ही है। ऐसा नहीं समझिएगा कि हम आपको पढ़ा रहे, हम खुद का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला फिर से न्यू ग्रुप डी और ALP भी है, उसका टेक्नीशियन भी है। चलिए, सूर्य के प्रकाश में, ये एग्ज़ाम आप जब पढ़िएगा नीचे में इस साइड में होगा चाइना डिस्क के साथ, वहाँ से लिया गया है। सूर्य के प्रकाश में जब सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है और सिल्वर धातु बनाता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड होता है, जब इसको धूप में छोड़ते हैं तो ये अपना रंग चेंज करके कैसे रंग हो जाता है? धूसर रंग का हो जाता है और साथ साथ बनाता है क्या? सिल्वर धातु बना देता है और क्लोरीन बना देता है। चलिए, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन नीचे से, ये है सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में देते हैं तो ये अपना रंग तो बदल ही लेता है, दूसरा रंग हो जाता है। और बनाता क्या है? सिल्वर बनाता है और क्लोरीन गैस बनाता है। साथ ही साथ जब सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या पड़ता है? सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य प्रकाश में छोड़ देते हैं तो क्या बनता है? सिल्वर बनता है और ब्रोमीन गैस बनाता है। और इसका यूज कहाँ होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका यूज होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी। अब देखिए श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है? जब हम पहले ज़माने में, बहुत पुराने के ज़माने में जो वो होता है था, एक रील टाइप का होता था, उसमें काला काला टाइप के होता था, उसको हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी या ब्लैक कुछ बोला जाता होगा, बस यही देख लीजिए, श्याम श्वेत फोटोग्राफी ये बोला जाता है। उसके बाद चलिए आगे हम करते हैं वियोजन अभिक्रिया में। अब बताए कि वियोजन अभिक्रिया जो होता है तो उसमें क्या सब देकर वियोजन अभिक्रिया होता है। तो वियोजन अभिक्रिया के लिए जो है ना, हम या तो उष्मा देते हैं, उष्मा से गर्म करके उसको तोड़ते हैं, या उसको जो है ना हम विद्युत प्रकाश देकर हम क्या करते तोड़ते हैं, या तो उष्मा देकर या तो प्रकाश देकर उसको तोड़ते हैं, या नहीं तो उसको में हम क्या करते हैं विद्युत देकर उसको हम तोड़ते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में इतना हम काम करते हैं, या तो प्रकाश दे दे, या तो उष्मा दे दे, या तो विद्युत से हम उसको तोड़ते हैं। चलिए, अब तक एक विद्युत वाला आप एग्जाम्पल नहीं ली तो विद्युत वाला यहाँ पे एग्जाम्पल है। जब हम जल को विद्युत अपघटन करवाते हैं, जब जल में हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो यहाँ बनता क्या है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन बनता है। चलिए, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया नीचे वाला। लोहे की कील का धूसर रंग होना, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग या मनील रंग हो जाना, ये जब पढ़िएगा ना
क्रियाकलाप में है लिखा हुआ, वो क्रिया हम इसमें जो भी है क्रियाकलाप भी नोट किया हुआ है। चलिए यहाँ पर आप यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं तो यहाँ बनता है आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो, आयरन हम बोलते हैं। तो आयरन सल्फेट आप जैसे अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा आयरन सल्फेट, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना मेन मकसद होता है, ना कि जो भी हो। तो यहाँ बनता है फेरस सल्फेट और कॉपर बनता है। ये बनता क्यों है? क्योंकि जब हम आगे वाले चैप्टर पढ़ाएंगे क्रियाशीलता, वहाँ ये होता है क्या कि आयरन जो है ना कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को क्या करता है विस्थापित कर देता है। तो बनाता क्या है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। उसके बाद जब हम जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं, ये तीनों जो है ना एग्जाम में पूछेगा। जब हम जिंक के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं तो यहाँ पर कॉपर को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है। कौन करता है? जिंक कर देता है। जिंक विस्थापित करके क्या बनता है जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड, ये एग्जाम्पल में इसका रंग पूछा गया था, जब लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो बनता है लेड क्लोराइड और कॉपर को यहाँ पर क्या करता है विस्थापित कर देते, क्योंकि लेड कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है। जैसे कि FeZn Pb आयरन जिंक लेड कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है, ये आगे भी बताया जाएगा। चलिए नीचे वाला भी एग्जाम में पूछा गया है। जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो बनता क्या है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, ये पूछेगा जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ बनाते हैं तो क्या सब बनता है? तो सोडियम सल्फेट भी बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड भी बनता है। और इसको जब हम मिलाते हैं, मिलाने पर श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हो। जब ये श्वेत रंग का क्या होता है अवक्षेप प्राप्त, इसमें श्वेत रंग का अवक्षेप कौन है बेरियम सल्फेट है। और बेरियम सल्फेट किस रंग का होता है श्वेत रंग का। ये जल में क्या होता है अविलय, जो भी अवक्षेप होगा जल में क्या होगा अविलय होगा। चलिए अब आते हैं कि इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे इसमें गया और इससे भी इसमें आया, तो इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पे ये याद रख लीजिएगा बेरियम सल्फेट कैसा होता है श्वेत रंग का, ये क्या है अविलय है, आदि जल में अविलय है, एक अवक्षेप भी है। चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया या अवक्षेप अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एग्जाम में ये लाइन भी पूछा गया, आयनों का आदान प्रदान किस अभिक्रिया में होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि NaCl लवण हो गया। ये भी एग्जाम में पूछा गया द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं? उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया और कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेप अभिक्रिया बोलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? आयनों का क्या होता है आदान प्रदान होता है। ये लाइन भी पूछा गया, और ये भी पूछा गया। चलिए जब बेरियम सल्फेट को तोड़ते हैं तो ये आयन देख लीजिए, बेरियम पर तो प्लस धनायन होता है, जबकि सल्फेट पर क्या होता है ऋणायन होता है। चलिए यहाँ से भी पूछा गया एग्जाम में ये लाइन जो है। जब हम लेड नाइट्रेट को, इसको क्या पढ़ते हैं लेड डाइनाइट्रेट पढ़ते हैं, सॉरी। जब हम लेड डाइनाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं, जब लेड डाइनाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। फिर से एक बार, जब लेड डाइनाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है। ये एग्जाम में पूछा गया, लेड क्या बनता है लेड आयोडाइड बनता है, साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब ये एग्जाम में पूछा है कि लेड नाइट्रेट क्या है? एक अवक्षेप है। ये भी नहीं पूछा क्या लेड नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयोडाइड का रंग कैसन होता है? तो पोटेशियम आयोडाइड का रंग कैसन होता है? पीला रंग का होता है। कैसन होता है? पीला रंग का होता है। ये अब जब रेलवे के
प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो पता आप सबको चलेगा ये सारा क्वेश्चन। चलिए अब बताइए कि जब कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर डाइऑक्साइड का काली परत चढ़ जाता है, ये है संक्षारण में बताएंगे। जब कॉपर चूर्ण को हम छोड़ देते हैं ना तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? और कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? काले रंग का होता है, काली परत चढ़ जाती है। ये एग्जाम में पूछा है। कॉपर को जब हम वायु को मतलब वातावरण में छोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड नहीं पूछता है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर डाइऑक्साइड बनेगा। और किस कलर का होगा? ऊपर उसका परत काली रंग का परत होगा। चलिए जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड किस रंग का, इसका परत कैसा होता है? काली रंग का होता है। यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? कॉपर बनता है और जल बनता है। यहाँ गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह काली परत भूरे रंग में बदल जाती है। जब कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या होता है? इसके काले रंग जो है ना किस रंग में बदल जाता है? भूरे रंग में बदल जाता है। ये लाइन से एग्जाम में पूछ सकता है। अभी तक तो नहीं पूछा है, सिर्फ ये काले रंग पूछा है, इसके परत किस रंग का हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है जब हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रखते हैं या गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड डाइऑक्साइड बनता है और उसका परत कैसा होता है? काले रंग का होता है। जब कॉपर डाइऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है? कॉपर और जल बनता है। तो यहाँ क्या होता है? कॉपर का वो जो काली रंग का परत जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होकर भूरा रंग में बदल जाता है। ये भूरा रंग वाला अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो हो सकता है आगे वाले एग्जाम में पूछ ले। चलिए ये है अपचयन उपचयन। यहाँ पर आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम बताने वाले हैं। तो चलिए अपचयन उपचयन, इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, इसको अनोक्सीकरण अवकरण भी अभिक्रिया भी बोलते हैं। अवकरण, इसको ऑक्सीकरण, इसको अवकरण। तो कलम है तो हम भी लिख देते, चलिए नहीं है तो हम लिख लेंगे बाद में। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन अंदर से। तो हम बोलते हैं जिससे ऐसा अभिक्रिया जिससे ऑक्सीजन की प्राप्ति हो, हाइड्रोजन की क्या हो? ह्रास हो। ऑक्सीजन की क्या हो? प्राप्ति हो, हाइड्रोजन की क्या हो? ह्रास हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन की प्राप्ति, हाइड्रोजन की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। आप सब जो करिएगा तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऑक्सीकरण इसी को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है? ऑक्सीजन की वृद्धि होता है और हाइड्रोजन की कमी होता है। जबकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन की कमी होता है और ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। और जब यहाँ दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन और उपचयन दोनों एक ही साथ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल यहाँ पे है। जब हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? कॉपर बनता है और जल बनता है। यहाँ पर क्या होता है? काले रंग के जो परत होती है कॉपर ऑक्साइड की भूरे रंग में बदलने लगता है। उसके बाद जब हम जिंक ऑक्साइड को कॉपर के साथ मिलाते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन और कॉपर ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये एग्जाम में पूछा गया, ये इसमें से ये एग्जाम्पल देकर संतुलित करने के लिए पूछा है। जब हम मैग्नीज ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनता है, क्लोरीन गैस भी बनता है। ये अब संतुलित करने के लिए दिया गया है। और ये भी दिया गया है तो इसमें कौन ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन अनऑक्सीकृत हो रहा है। मतलब ये पूछा है कौन इसमें ऑक्सीकृत है। जैसे मान के चलिए अब आता है कि हम समझेंगे कैसे कि इसमें कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा अनऑक्सीकृत या अवकरण हो रहा है। तो इसमें समझने के लिए जब भी हम चेक करते हैं तो इधर वाले से चेक करते हैं,
इधर वाले से चेक करते हैं। जैसे कि मैग्नीज ऑक्साइड है, तो इधर देखिए मैग्नीज ऑक्साइड में से क्या हो गया, ऑक्सीजन का निकल गया, मैग्नीज ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की ह्रास हो गया और हाइड्रोजन की वृद्धि हो ना, दोनों में से कोई हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दोनों होना चाहिए। जिससे ऑक्सीजन एक वृद्धि हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण। या अगर उससे सिर्फ हाइड्रोजन की कमी भी हो तो उसको बोल देंगे, हाइड्रोजन की कमी हो तो उसको भी बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो बताना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन फंस जाता है। आता कि अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कब बोलेंगे, तो क्या ये दोनों साथ हो, दोनों साथ हो गया तो और अच्छा वाली बात, नहीं हुआ तो और अच्छा वाली बात। इसमें होता है कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तब भी हम बोल देंगे अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण, या हाइड्रोजन की कमी हो जाए, दोनों में से एक, फिर भी बोल देंगे अपचयन या ऑक्सीकरण, या दोनों हो जाए तो भी बोलेंगे अपचयन या ऑक्सीकरण। तो वही यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, यहाँ पर कमी हो रहा है। जब भी देखेंगे इस साइड तो हम बोलेंगे मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया, कमी, अपचयन हो गया या अवकरण हो गया। यहाँ पर लिख लीजिए ऑक्सीकरण, यहाँ पर लिख लीजिए इसका दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ इसका क्या हुआ, अवकरण या अपचयन हुआ। जबकि यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कभी कभी इधर से भी उठा कर ऑप्शन में डाल देते, इधर वाले को कुछ भी नहीं बोलते हम, जो भी बोलते इधर वाले। यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या हो गया, इससे जो है ना हाइड्रोजन, यहाँ देखिए क्लोरीन के साथ नहीं है, इसका मतलब इससे हाइड्रोजन के क्या हो गया, निकल गया। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हो रहा है ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, जबकि मैग्नीज ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन या उपचयन, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया हो रहा है। चलिए यहाँ पर संचारण दिया है, और जबकि अगले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में भी वहाँ पर भी दिए गए संचारण। थोड़ा सा संचारण को देख लेते हैं। लोहा पर भूरा रंग का परत चढ़ना कौन सा है, संचारण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। लोहा पर भूरा रंग का परत क्या है, संचारण अभिक्रिया। जैसे कि जंग लगना भी संचारण अभिक्रिया। चांदी एवं तांबे पर, चांदी पर कैसे परत चढ़ता है, ये एग्जाम में पूछेगा, काले रंग की। और जबकि तांबा पर किस रंग का परत चढ़ता है, हरे रंग की परत चढ़ता है। ये भी दोनों एग्जाम में पूछेगी, चांदी पर किस रंग है, काले रंग का परत चढ़ता है, जबकि तांबा पर हरे रंग का। यहाँ पर है विकृत गंधिता, क्या है, विकृत गंधिता। ये जो होता है ना, किसी भी खाना उन्हें को हम छोड़ देते हैं, वायु के संपर्क में जब आ जाता है तो वो महकने लगता है, या वसायुक्त मतलब है, वसायुक्त या तेलीय चीज़ को जब हम हवा में छोड़ देते हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, देख लीजिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, वृद्धि, अपचयित हो रहा है। ये अभिक्रिया करके विकृत गंध, ये पूछा जाता है कि विकृत गंधिता जो ना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है। तो हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण होता है या अपचयित हो जाता है। कौन सा, वसायुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद क्या होता है, बदल जाता है एवं गंध आता है। इसी को अब देखिए ऑक्सीकरण से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जाम्पल भी सुनेंगे, चिप्स की थैली में हम हाइड्रोजन को हटाकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन जैसी कम अक्रियशील गैस को भर देते हैं। ये नाइट्रोजन बुक में लिखा है, या हम यहाँ पर बोल सकते हैं अक्रिय गैस का भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन के नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो अक्रिय कोई गैस हो सकता है तो उसको भी मार सकते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, इस टाइप की भी गैस का यूज करते हैं। तो अगला चैप्टर है चैप्टर 2 अम्ल और क्षार। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।